गुड मॉर्निंग दोस्तों। बात करेंगे पार्टनरशिप के बारे में। पार्टनरशिप का अर्थ क्या होता है, क्या परिभाषा है पार्टनरशिप का, विशेषताएं क्या होती है, कौन कौन सी विशेषताएं पार्टनरशिप में होनी चाहिए, साझेदारी संलेख क्या है और क्यों जरूरी है पार्टनरशिप के बीच में साझेदारी संलेख होना। साझेदारी संलेख क्यों आवश्यक है पार्टनर्सों के बीच में करने के लिए, ये आज हम इस सेशन में समझने वाले हैं। तो बिना देरी करें पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप के अर्थ को समझते हैं, उनकी परिभाषा को समझते हैं। सबसे पहले हमने ले लिए हैं पार्टनरशिप का अर्थ एवं परिभाषाएं। बेसिकली दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए कि पार्टनरशिप होता क्या है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दो व्यक्ति हैं ए और एक दूसरा व्यक्ति है बी। दोनों व्यक्ति आपस में व्यापार करते हैं और दोनों व्यक्ति मिलकर एक पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करते हैं। ये चाहे तो सी को भी शामिल कर सकते हैं, डी को भी शामिल कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि कितने पार्टनर्स होना चाहिए, कम से कम 2 पार्टनर होना आवश्यक है। यहाँ पर दोस्तों 2 या 2 से अधिक मिलकर पार्टनरशिप व्यापार स्टार्ट करते हैं और व्यापार से होने वाले जो लाभ होता है, प्रॉफिट होता है, उसको आपस में एक दूसरे में जो पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग डीड रखी गई हैं, जो उनमें समझौता हुआ है, उसके अकॉर्डिंग वो आपस में लाभ को बांट लेते हैं। जितना भी प्रॉफिट हुआ है उसका अपनी कैपिटल के रेशो में या फिर उन्होंने जो डिसाइड किया है उस रेशो में वो आपस में अपने प्रॉफिट को डिवाइड कर लेते हैं सभी पार्टनर मिलकर, जैसा कि पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है। तो ये यहाँ पर एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं कुछ पार्टनर्स मिलकर और उनसे साल के अंत में जो लाभ होता है उसको आपस में बांटते हैं। तो आइए देखते हैं आगे इसके बारे में क्या समझ सकते हैं हम। ये है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार परिभाषा। साझेदारी उन 2 व्यक्तियां 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के परस्पर संबंध को कहते हैं जिन्होंने एक ऐसे व्यापार के लाभों को आपस में बांटने का ठहराव किया है जिसे सब या उनकी ओर से कार्य करते हैं उनमें से एक व्यक्ति चलाता है। यानी कि कहने का मतलब हो गया है दोस्तों कि एक तो याद रखना है आपको 1932 धारा, और धारा याद रखनी है 4। अधिनियम है 1932 और धारा 4 में साझेदारी की परिभाषा लिखी हुई है। इसमें क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में परस्पर व्यापार करते हैं या किसी बिजनेस को एडॉप्ट करते हैं, आपस में वो व्यापार करते हैं। अब जरूरी नहीं कि सभी मिलकर उस व्यापार को चलाएं, उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी उस बिजनेस को चलाया जा सकता है। तो वो आपस में व्यापार करते हैं, किसी भी चीज़ का बिजनेस करते हैं, किसी भी चीज़ को एडॉप्ट करते हैं और वो उसे कंटिन्यू करते हैं और उससे होने वाले लाभ को आपस में वो क्या कर लेते हैं, आपस में बांट लेते हैं, जैसा कि ठहराव या उनके समझौते में लिखा होता है। तो सबकी ओर से किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी उस व्यापार को चलाया जा सकता है। यानी कि साझेदारी की इस परिभाषा में सेम लगा है कि साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी उन 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के परस्पर पारस्परिक संबंध को कहते हैं जिन्होंने एक ऐसे व्यापार के लाभों को आपस में बांटने का ठहराव किया है जिन्हें वे सब या उनकी ओर से कार्य करते हुए उनमें से कोई एक व्यक्ति चलाता है। ये साझेदारी की परिभाषा है जो आपको याद रखनी है। बहुत ही अच्छी परिभाषा है, पेपर में एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो 1932 अधिनियम यहाँ पर आपको याद रखना है, धारा 4 के अनुसार याद रखना है और साझेदारी की परिभाषा को आपको याद रख लेना है। साझेदारी 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध को कहते हैं जिन्होंने एक ऐसे व्यापार को लाभों को आपस में बांटने का ठहराव किया है जिन्हें वे सब या उनकी ओर से कार्य करते हुए उनमें से एक व्यक्ति चलाता है। ये साझेदारी की परिभाषा है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं परिभाषा के बाद साझेदारी की विशेष अर्थ के बाद परिभाषा के बाद उनकी विशेषताओं के बारे में कि आखिर साझेदारी में क्या जरूरी है, कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए। पहली विशेषता है साझेदारी में कम से कम 2 व्यक्ति और अधिक 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए। ठीक है, साझेदारी में 2 से अधिक व्यक्ति होने चाहिए, 2+ होने चाहिए। अकेला व्यक्ति कोई भी व्यापार या बिजनेस को चलाता है तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाता है, एकल व्यापार स्वामित्व कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर 2 से ज़्यादा व्यक्ति होने चाहिए, 2+ होने चाहिए, 2 मोर देन होनी चाहिए। ठीक है, ये पहली विशेषता है साझेदारी की। दूसरी विशेषता है साझेदारी में साझेदारों की संख्या साधारण व्यापार में 20, साधारण व्यापार में 20 हो सकती हैं तथा बैंकिंग व्यवसाय में 10 से अधिक नहीं हो सकती हैं। ये परिभाषा पहले थी। अब आजकल साझेदारी में कम से कम 100 व्यक्ति हो सकते हैं। ठीक है, अधिक से अधिक 100 व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए। अगली बात हम करें साझेदारों के बीच में स्पष्ट या गर्भित ठहराव होना चाहिए। यानी कि साझेदारों के बीच में एक ऐसा समझौता होना चाहिए जो तो या तो लिखित होना चाहिए या फिर किसी प्रकार से गर्भित होना चाहिए। यानी कि एक समझौता होना चाहिए जिसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं, वो होना जरूरी है। ठीक है, एग्रीमेंट होना जरूरी है। ठीक है, किसी प्रकार से विवाद उत्पन्न हो जाए तो वो एग्रीमेंट बहुत ही काम आता है। इसलिए पार्टनरशिप के बीच में एग्रीमेंट जरूरी है, समझौता जरूरी है, एक स्पष्ट ठहराव जरूरी है। अगली बात करें नेक्स्ट, साझेदारी संस्था का एक व्यापार होना चाहिए। बिना बिजनेस के कोई भी साझेदारी नहीं हो सकती है। यानी कि बिजनेस के लिए एक संस्था होनी चाहिए, एक संगठन होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जहाँ पर वो व्यापार या बिजनेस को चलाते हैं। ठीक है, तो बिजनेस चलाने के लिए उसे एक संस्था की ज़रूरत पड़ेगी, एक संगठन की ज़रूरत पड़ेगी। तो साझेदारी में संस्था का होना आवश्यक है, साझेदारी संस्था का एक व्यापार होना आवश्यक है, एक व्यापार भी होना आवश्यक है। नेक्स्ट हम बात करें, 5वीं विशेषता है संचालित व्यवसाय में अर्जित लाभ का विभाजन साझेदारों में होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि जो व्यक्ति हैं, जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं, अब ये दोनों व्यक्ति आपस में बिजनेस स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं, तो दोनों के बीच में प्रॉफिट भी होगा और प्रॉफिट दोनों को मिलना चाहिए। ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो जिस प्रकार से होगा, जैसे मान लीजिए अगर पार्टनरशिप एक्ट में कुछ नहीं लिखा है तो इक्वल रेशियो में उनको डिवाइड होना चाहिए। जो प्रॉफिट होगा वो आपस में बराबर बराबर बांट लेंगे, किसी प्रकार से अगर कोई समझौता नहीं हो रहा है तो। नेक्स्ट हम बात करें, साझेदारी में साझेदारों का दायित्व व्यक्तिगत रूप से एवं संयुक्त रूप से असीमित होता है। यहाँ पर ये बहुत ही काम की चीज़ है और ये पेपर में भी पूछी जाती हैं, किसी भी प्रकार के एग्जाम में पूछी गई क्वेश्चन के, कि साझेदारों का जो दायित्व होता है, साझेदारों का दायित्व होता है वो असीमित होता है। लेकिन अगर वह व्यक्तिगत की बात करें तो दायित्व व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत रूप से, और संयुक्त रूप से असीमित होता है। अनलिमिटेड लायबिलिटीज होती हैं। यानी कि अगर मान लीजिए बिजनेस में अगर लॉस हो जाता है, बिजनेस में किसी कारण से लॉस हो जाता है, तो सभी साझेदार जो भी होंगे उसके साझेदार वो आपस में अपने प्रॉफिट का शेयर अपने निजी संपत्ति में से देने के लिए लायबल होंगे। ठीक है, निजी अपने व्यवसाय को बेचेंगे, अपने घर को बेचेंगे, अपने किसी भी निजी रूप से वो ले अनलिमिटेड लायबिलिटी है यहाँ पर, किसी प्रकार से लिमिटेड। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटी यहाँ पर पार्टनरशिप की होती है। मेन एक शब्द में बोले अनलिमिटेड लायबिलिटी मतलब आपको अगर लॉस होता है तो आप अपने घर के रूप से, निजी रूप से आप संपत्ति लाएंगे, उधार लाएंगे किसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पर जो लॉस हुआ है उसको उसकी भरपाई करेंगे। ठीक है, तो सभी साझेदार व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से या संयुक्त रूप से असीमित साझेदार या असीमित उनका दायित्व होता है। नेक्स्ट हम बात करें अगले की, साझेदारी व्यवसाय का संचालन सभी साझेदारों के द्वारा या उनमें से किसी एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो साझेदारों का जो दायित्व होता है वो असीमित होता है।
और साझेदारी का जो चलाने का संचालन करने का जो होता है वो सभी व्यक्ति आपस में मिलकर बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, बिजनेस को चला सकते हैं, या उनमें से कोई एक व्यक्ति को लाइबल कर दिया जाता है कि तुम बिजनेस को चलाओ, या दो से अधिक व्यक्तियों को लाइबल कर दिया कि आप बिजनेस को चलाइए, हम प्रॉफिट में रेशो ले लेंगे और बदले में आपको जो भी पूंजी चाहिए वो आपको यहाँ पर लगा देंगे, या फिर जो भी जरूरी बनेगा हम आपको लिए कर देंगे। ठीक है, तो बिजनेस को चलाने के लिए अगर सभी व्यक्ति राजी हैं तो सब व्यक्ति आपस में चला सकते हैं। ठीक है, और सभी व्यक्ति उस साझेदारी को या उनमें से किसी एक व्यक्ति को भी लाइबल कर सकते हैं कि आप बिजनेस को चलाइए। ठीक है, तो ये है। अगला है, किसी भी साझेदार द्वारा अपने अंश का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से नहीं कर सकता है। ठीक है, मतलब बिना पूछे बिजनेस से यानी कि पार्टनरशिप से अपने शेयर को हस्तांतरण नहीं कर सकता है, ट्रांसफर नहीं कर सकता है। किसी भी साझेदार को अपना शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकता है बिना साझेदारों की परमिशन के। तो यहाँ पर यह भी जरूरी है कि किसी भी साझेदार द्वारा अपने अंश का हस्तांतरण स्वतंत्र रूप से नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों साझेदारी संलेख। आखिर क्या होती है साझेदारी संलेख और क्यों जरूरी है? तो साझेदारी संलेख की जरूरी है क्योंकि दोस्तों अगर साझेदारों के बीच में अगर कोई समझौता लिखित या मौखिक रूप से नहीं होता है तो वो किसी विवाद में फंस जाते हैं और आगे चलकर उनको प्रॉब्लम आती है। यानी कि साझेदारी के संलेख के लिए साझेदारी डीड होना आवश्यक है, पार्टनरशिप डीड होना आवश्यक है। ठीक है, डीड एग्रीमेंट है एक तरह से। ठीक है, एग्रीमेंट किया जाता है और एग्रीमेंट लिखित रूप से होना आवश्यक है, जरूरी है, बिल्कुल लिखित रूप से होना आवश्यक है। मौखिक भी हो सकता है लेकिन लिखित रूप से अगर होगा तो वो वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो साझेदारी की स्थापना लिखित या मौखिक अनुबंध के रूप में हो सकती है। अनुबंध में साझेदारी के संबंधी समस्त शर्तें और आवश्यक जो भी बातें हैं उनका उल्लेख होता है, जिसे साझेदारी संलेख कहते हैं। लेखांकन की दृष्टि से प्रत्येक साझेदारी संलेख में निम्नलिखित बातें जो होती हैं उनको शामिल किया जाता है। अब कौन कौन सी बातें हैं जो साझेदारी संलेख में शामिल करना आवश्यक होता है? तो पहली हम बात करते हैं कौन कौन सी बातें हैं। पहली बात है फर्म का नाम। साझेदार जो चला रहे हैं साझेदारी पार्टनरशिप मिलकर आपस में व्यापार कर रहे हैं, आपस में बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, तो पहले तो बिजनेस का नाम क्या है वो होना मेंशन होना चाहिए उस पार्टनरशिप डीड में। व्यापार का स्वरूप और स्थान, व्यापार का स्वरूप क्या है, उसका नेचर क्या है, उस कौन से स्थान पर बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कौन से स्थान पर बिजनेस को चलाया जा रहा है, ये उसमें लिखित होना चाहिए। साझेदारों के नाम पते, प्रत्येक साझेदार का नाम और पता उसमें लिखित होना चाहिए। कौन सा साझेदार का क्या नाम है, इसका कोई उपनाम है तो वो भी लिखना है, उसकी वो रहता कहाँ है, कौन से पते पर उसको वो मिल सकता है, किस टाइम पर क्या हो सकता है, उनका परमानेंट एड्रेस और जो भी हैं दूसरा एड्रेस वो भी लिखा होना आवश्यक होता है। ठीक है, तो साझेदारों के नाम पते लिखे होने चाहिए, साझेदारी का फर्म का नाम होना चाहिए, कौन सा नेचर का बिजनेस करेंगे, स्थान कौन सा है, ये सभी उसमें लिखा होना चाहिए। तीसरा पॉइंट देखिए, फर्म की पूंजी और साझेदारों की पूंजी में भाग, यानी कि फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है और साझेदार ने कितना कितना हिस्सा कितना कितना कैपिटल लगाया है बिजनेस में, वो लिखा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए और बी पार्टनर हैं और ये दोनों ही, ये लगाता है 5 लाख और ये लगाता है 3 लाख, तो जितनी भी कैपिटल है वो लिखित होना चाहिए कि कितनी पूंजी ए लगा रहा है, कितनी पूंजी बी लगा रहा है। तो यहाँ पर मेंशन होना चाहिए उनके द्वारा कि कौन सी कितनी फर्म की टोटल कैपिटल कितनी है और फर्म का जो साझेदार है वो कितनी कितनी राशि यहाँ पर लगा रहे हैं। फोर्थ पॉइंट है फर्म के लाभ का विभाजन अनुपात। अब फर्म में जो लाभ होगा, लास्ट में जो प्रॉफिट होगा, उसका शेयर कितना रहना चाहिए, ये यहाँ पर लिखित होना चाहिए साझेदारी संलेख में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम बात करें 5वें पॉइंट की, आहरण की राशि निर्धारित। ठीक है, आहरण की राशि निर्धारित होना चाहिए, कितनी राशि पार्टनरशिप आहरण के रूप में यानी कि ड्राइंग्स कर सकता है। ड्राइंग्स क्या होता है दोस्तों, जब भी बिजनेस में से पैसा निकाला जाता है
पार्टनर्स के द्वारा जो बिजनेस में से अपने निजी प्रयोग के लिए पैसा निकाला जाता है उसे आहरण कहते हैं। और आहरण यानी कि ड्राइंग्स कहते हैं। ड्राइंग्स यानी कि निजी पर्पज़ के लिए फर्म से पैसा निकालना, बिजनेस से पैसा निकालना, वो आहरण होता है। और आहरण में जो होती राशि हैं, जो भी कितनी राशि हैं वो कितनी निकाल सकता है, ये मेंशन होना चाहिए कि इतनी राशि तो निकाल सकता है, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकता। और निकालने पर उसको कितनी कैपिटल या कितनी आहरण पर कितना इंटरेस्ट होगा उस पर लिखा होना चाहिए, कितने प्रतिशत ब्याज लगने वाला है वो लिखा होना चाहिए। नेक्स्ट 6 पॉइंट है लेखा पुस्तकों को रखना एवं उनका अंकेक्षण करवाना। लेखा पुस्तकें कहाँ पर रखी जाएगी, हेड डिपार्टमेंट कहाँ पर हैं उसका, कहाँ पर उन पुस्तकों को अकाउंटेंसी को रखा जाएगा, कहाँ पर जर्नल एंट्री हो रही है, कहाँ पर लेजर बन रही है, कहाँ पर क्या हो रहा है, उनकी बैलेंस शीट कहाँ पर रखी हुई है, उनके बायोडाटा कहाँ है, सब कुछ यहाँ पर पार्टनरशिप संलेख में लिखा होना चाहिए। और ऑडिटिंग कौन करेगा, ऑडिटर का क्या नाम रहता है, ऑडिटर कौन कर सकता है हर साल, ठीक है, उनका सबका विवरण यहाँ पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, ऑडिटिंग के बारे में लिखा होना चाहिए, पुस्तकें कहाँ पर रखना है ये लिखा होना चाहिए। 7वें पॉइंट में लिखा है पूंजी खाते, चालू खाते और आहरण पर ब्याज की व्यवस्था। ठीक है, पूंजी खाते, चालू खाते और आहरण पर कितना ब्याज लगने वाला है, पूंजी पर कितना ब्याज लगने वाला है, चालू करंट अकाउंट पर कितना ब्याज लगने वाला है, चालू कैपिटल, ठीक है, और एक आहरण पर कितना ब्याज लगने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारा मेंशन होना चाहिए साझेदारी संलेख में। नेक्स्ट हम बात करें आगे, पॉइंट 8वां है साझेदारी के वेतन, बोनस, कमीशन से संबंधित नियम होने चाहिए। वैसे साझेदारी संलेख में ये लिखा हुआ है साफ साफ कि किसी प्रकार से, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में लिखा है कि किसी प्रकार से अगर साझेदारी संलेख नहीं बनाया है, जो कि आप नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों, कि अगर नहीं बनाया है तो साझेदारों को जो वेतन है, सैलरी हैं, बोनस हैं, कमीशन हैं, ये किसी प्रकार से नहीं दी जाएगी। ठीक है, पूंजी पर ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है, आहरण पर ब्याज भी नहीं लगाया जाएगा। लेकिन अगर एडवांस ऋण लिया जाएगा तो उस पर 6% इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो ये साझेदारी में लिखा होता है। और साझेदारी संलेख अगर नहीं बनाया तो पार्टनरशिप में जो प्रॉफिट होगा वो भी इक्वल रेशो में डिवाइड होगा। ये पार्टनरशिप एक्ट संलेख में साफ साफ लिखा होता है। ठीक है, अगर नहीं बनाया तो फिर बेसिक रूल चलता है, पार्टनर्स को इक्वल प्रॉफिट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साझेदारी का वेतन कितना होना चाहिए, साझेदारी को कितना बोनस मिलेगा, कितना कमीशन मिलेगा, उससे संबंधित यहाँ पर नियम दिए रखे रहते हैं। 9वां पॉइंट है साझेदारी द्वारा फर्म को ऋण व उस पर ब्याज की व्यवस्था। ठीक है, फर्म पर ऋण लेने की व्यवस्था और ब्याज की व्यवस्था कितनी होनी चाहिए, ये यहाँ पर लिखा होना आवश्यक है। 6 पॉइंट है साझेदारी का स्वरूप में परिवर्तन पर ख्याति का मूल्यांकन की विधि। ठीक है, अगर कोई पार्टनरशिप की जो परिवर्तन होता है, पार्टनरशिप जैसे 2 पार्टनर्स मर्ज होता है, अमलगमेशन जो आगे पढ़ सकते हो आप। ठीक है, तो उस पर लिखा होना चाहिए कि क्या आखिर पार्टनरशिप का स्वभाव होगा, उसमें क्या परिवर्तन हुआ है, गुडविल को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाएगा, मूल्यांकन किया जाएगा, वो यहाँ पर उसकी मेथड लिखी रहती है, कौन सी मेथड से हम पार्टनरशिप में गुडविल के मूल्यांकन करेंगे। 11वां पॉइंट है किसी साझेदार के प्रवेश से संबंधित नियम निर्धारित करना। ठीक है, तो साझेदार से संबंधित में कौन कौन से नियम हैं, नया पार्टनर आने वाला कितनी पूंजी लगाएगा, कितना क्या होगा, सभी कुछ नियम यहाँ पर लिखे होते हैं। और किसी साझेदार के अवकाश ग्रहण करने या मृत्यु पर उसके हिस्से की देय राशि का निर्धारण। ठीक है, अब किसी पार्टनरशिप की डेट हो जाती है, पार्टनर्स की डेट हो जाती हैं, या वो रिटायर हो जाता है, तो उसको वह कितनी राशि पार्टनर्स से ले जाएगा उसका विवरण यहाँ पर लिखा होना चाहिए। ठीक है, और साझेदारी फर्म का विघटन से संबंधित नियम लिखे होते हैं। ठीक है, विघटन का मतलब ये हो गया है पार्टनरशिप को एक तरह से समाप्त करना। ठीक है, समापन से संबंधित में यहाँ पर नियम लिखे होने चाहिए। 14वां पॉइंट है किसी साझेदार के दिवालिया होने पर या शोध समय साझेदार द्वारा पूंजी की कमी की पूर्ति का अनुपात की राशि। ठीक है, तो यहाँ पर अनुपात का निर्धारण भी यहाँ पर किया जाना चाहिए। कोई पार्टनर्स दिवालिया हो गया है, बेड डेप्स हो गया है, किसी प्रकार से कर्जे में डूब गया है, तो उसके संबंधित में क्या नियम है ये भी यहाँ पर पार्टनरशिप संलेख में लिखा होता है। ठीक है, तो आज हमने यहाँ पर
पार्टनरशिप की विशेषताएं, पार्टनरशिप का अर्थ, पार्टनरशिप संलेख के बारे में, साझेदारी संलेख के बारे में देखा है। नेक्स्ट यहाँ से कंटिन्यू करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो को। तो वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक और शेयर कर लेना है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।